पर आपको इनपुट के लिए आपको एक क्लास है जिसको हम लोग कहते हैं आई स्ट्रीम क्लास, और आउटपुट के लिए एक क्लास है जिसको हम लोग कहते हैं ओ स्ट्रीम क्लास। और सी इन जो होता है वो होता है आई स्ट्रीम क्लास की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? आई स्ट्रीम क्लास की ऑब्जेक्ट होती है। और सी आउट होता है वो ओ स्ट्रीम क्लास की ऑब्जेक्ट होती है। अब दोनों को कंबाइंडली हमारे पास जो क्लास है जिसको हम लोग कहते हैं आईओ स्ट्रीम, यानी कि आप कह सकते हैं सी इन और सी आउट that is used in input output operation in C++ are available in IO stream class। तो यहां पर जो हम लोग हेडर फाइल यूज करेंगे वो यूज करेंगे IO stream .h। क्लियर है? ये दिख रहा है? अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग में मैं कमिंग मत बोला करो, आ जाओ अंदर। चलिए, तो अब आपके पास आया था क्या, और एक बोले थे कि और आईओ स्ट्रीम मेरे पास हो जाएगा, आईओ मेनिप हो जाएगा, जो हमने बताया था कि आगे पढ़ाएंगे। कुछ फंक्शंस आपको, वैसे फंक्शन जो आई स्ट्रीम में नहीं है वो आईओ मेनिप में होते हैं। अब क्या होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। और एफ स्ट्रीम होता है फाइल हैंडलिंग के लिए, जहां इनपुट आउटपुट हम लोग फाइल से लेते हैं। तो अभी तो हम लोग को इनपुट और आउटपुट कहाँ से लेना है? कीबोर्ड से और स्क्रीन पर, तो उसके लिए आईओ स्ट्रीम यूज करेंगे। यहां तक चीजें हो गई थी। अब आता है कि हमारे पास आउटपुट के लिए है सी आउट। क्या है? सी आउट। अब जो भी चीजें पढ़ेंगे आप डेफिनेशन जान रहे हैं कि सी आउट का क्या काम होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? सिंटैक्स। क्या होगा? सिंटैक्स होगा। तो सी आउट के सिंटैक्स में हम लोग एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंसर्टर या इंसर्शन ऑपरेशन ऑपरेटर, जिसका सिंबल क्या है? डबल लेस देन। क्या है? डबल लेस देन। यानी कि इंसर्टर ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर यूज्ड इन सी आउट फंक्शन। किसमें यूज होता है? सी आउट में यूज होता है। क्लियर है? और सी इन के लिए हम लोग के पास क्या है? इनपुट लेने के लिए। और सी इन में भी हम लोग एक खास तरह के ऑपरेटर यूज करते हैं, उस ऑपरेटर का नाम है एक्सट्रैक्टर। क्या नाम है? या फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। और इसका सिंबल है डबल ग्रेटर देन। क्या है? डबल ग्रेटर देन। अच्छा, जूम कर देते हैं। दिख रहा है? ज्यादा ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेटर होगा। अब ये जानते हैं कि हम लोग सी आउट में क्या यूज करते हैं, या तो मैसेज यूज करते हैं या फिर वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराते हैं। यही काम है ना? तो आप ये पहले से भी जानते हैं कि जो पार्ट मैसेज में होता है वो पार्ट हम लोग डबल कोट में लिखते हैं, क्योंकि मैसेज एज ए क्या ट्रीट होता है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हम लोग किस में लिखेंगे? डबल कोट में लिखेंगे। क्लियर है? और उसके बाद हम लोग को यूज होता है वेरिएबल, है ना? वेरिएबल का वैल्यू। तो वेरिएबल हम यूज करेंगे, तो वेरिएबल को डबल कोट में हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि आप अगर डबल कोट में रखोगे, जो रखोगे वही प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल अगर यूज कर रहे हैं तो हम लोग को वेरिएबल प्रिंट नहीं ना होना है। वेरिएबल का क्या प्रिंट होना है? वैल्यू प्रिंट होना है। क्या प्रिंट होना है? वैल्यू प्रिंट होना है। तो वेरिएबल को आप डबल कोट में नहीं रखोगे। अब क्या है कि एक तो सिंटैक्स आप यहां पर देख रहे हुए, एक तो सी आउट के जस्ट बाद इंसर्टर है। क्या है ये? इंसर्टर है। ध्यान रखिएगा, इंसर्टर। एक्सट्रैक्टर ये होता है, ठीक है? इंसर्टर है, बट इंसर्टर बीच में भी यूज हुआ है। अब बीच में कब यूज करेंगे? तो जब जब आप मोड चेंज करेंगे। जैसे पहले ले लिया मैसेज, फिर ले लिया वेरिएबल, तो बीच में बाइफरकेट करने के लिए, बीच में गैपिंग देने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इंसर्टर। किसका यूज करेंगे? यानी कि सी आउट में हमेशा इंसर्टर यूज करेगा, बीच में भी यूज होगा जब जब मोड चेंज करेंगे। जैसे पहले मैसेज हो गया, फिर वेरिएबल हो गया, फिर मैसेज हो गया, तो पहले वेरिएबल मैसेज, फिर इंसर्टर वेरिएबल, फिर इंसर्टर मैसेज। क्लियर है? अब इसको हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल के साथ देखने के लिए हमने बताया था कि आप C++ का कोडिंग
या तो आप टर्बो पर करेंगे या फिर आप कोड ब्लॉक पर करेंगे या डेव सी प्लस प्लस पर करेंगे। कोड ब्लॉक पर करेंगे तो वो सेम होगा डेव सी प्लस प्लस जैसा ही सेम चीज, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं टर्बो पर, क्योंकि आदत आपको किस पर है, टर्बो पर है। फिर उसी चीज को हम लोग देखेंगे किस पे, कोड ब्लॉक में। क्लियर है? आइए अब देखिए एग्जांपल टर्बो। जनरली टर्बो जो आप यूज करते थे वो सी प्लस प्लस का ही कंपाइलर होता है। किसका होता है? सी प्लस प्लस। क्योंकि जब आप सेव प्रोग्राम को नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सी का प्रोग्राम नहीं होता है। किसका होता है? सी प्लस प्लस का, ठीक है। तो ये जो कंपाइलर यूज होता है वो सी प्लस प्लस का ही है। तो इसका तो आप फैमिलियर हैं। देखिए डॉट सीपीपी पहले से ही रहता है। आप सी भी बनाते होंगे तो डॉट सीपीपी पहले से रहता है। आप डॉट सी करेंगे तभी सी का प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपको पहले से सिंटेक्स आप जानते हुए आ रहे हैं। पहला सिंटेक्स होता है हेडर फाइल ऐड करना, और हेडर फाइल के लिए आप हैश इंक्लूड यूज करते हैं, तो नो चेंजिंग। और यहाँ पर हम लोग हेडर फाइल को एंगुलर ब्रैकेट में यूज करते हैं, और हमारे पास हेडर फाइल है iostream.h। क्लियर है? उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन का यूज करते हैं, वॉइड मेन, ये सब जानते हैं। कर्ली ब्रेस बॉडी के लिए मेन का बॉडी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और यहां पर हम लोग मेन के स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो अभी एक सिंपल सा हमको मैसेज प्रिंट कराना है। क्या मैसेज प्रिंट कराना है? सी आउट वेलकम टू सी प्लस प्लस। सी आउट हो गया, इंसर्टर हो गया एच पर सिंटेक्स, और डबल कोट में क्या होगा आपको? मैसेज होगा वेलकम टू सीपीपी। क्लियर है? सेमीकोलन दैट इज रिक्वायर्ड। सेव करें या ना करें, अब हम लोग क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं और रन कराते हैं। पहले क्या करते हैं? कंपाइल रुक आएंगे आएंगे आएंगे, है ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। पढ़ा हुआ है तो लग रहा है बक्की जैसा क्यों, कब आएगा? तो आएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कंपाइल पहले करेंगे, कंपाइल सही है, या आप Alt F9 कर सकते हैं, और फिर आप कर सकते हैं रन। क्या कर सकते हैं? रन कर गया। बट एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो तो स्क्रीन इसका रुकता नहीं है। क्या नहीं करता है? रुकता नहीं है। तो अब रुकता नहीं तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बिना गेट ch यूज किए हुए Alt F5। क्या करते हैं? Alt F5। तीन चीजें होती है जनरली सी और सी प्लस प्लस में, कंपाइल करना, रन करना और आउटपुट देखना। कंपाइल आपका हो जाएगा Alt F9, रन कंट्रोल F9, और आउटपुट Alt F5, ठीक है, जब तक कि गेट ch यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अब इसी को यूज करने के लिए आपको बताया गया होगा कि हम बार बार Alt F9 एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आउटपुट देखने के लिए। तो हम लोग क्या यूज कर देते हैं? गेट ch। और गेट ch आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ गेट ch? सर कैरेक्टर नहीं, स्क्रीन होल्ड करने के लिए नहीं होता है सर, स्क्रीन पर कैरेक्टर के लिए सर, कैरेक्टर इनपुट के लिए होता है। यस सर, अब जो हम लोग दिखते क्या नहीं करते हैं ना कि गेट ch आपने पढ़ा होगा स्ट्रिंग में, तो ये पढ़ा होगा कि गेट ch इज जनरली यूज्ड टू एक्सेप्ट वन कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से एक कैरेक्टर इनपुट के लिए होता है। तो विदाउट डिस्प्ले सर, क्या हुआ? बिना डिस्प्ले हुए। हाँ, बिना डिस्प्ले हुए गेट ch से डिस्प्ले होता है। अब होता क्या है कि प्रोग्राम में जब भी, अच्छा गेट ch किस तरह की फंक्शन हुआ, इनपुट या आउटपुट? अरे जब बोल रहा है कि कैरेक्टर इनपुट के लिए आउटपुट सर, तो किस तरह के फंक्शन हुआ? आउटपुट सर। और जब भी कोडिंग में इनपुट फंक्शन मिलता है तो प्रोग्राम का कोडिंग वहां रुक जाता है। क्यों रुकता है? यूजर के इनपुट का क्या करता है? वेट करता है। क्लियर है ना? तो हम लोग टेक्निक क्या अपनाए कि यहां पर हमने लास्ट में रख दिया इसको, और यहां पर प्रोग्राम वेट कर रहा है किसका? यूजर का एंट्री करने के लिए। और तब तक हम वेट करा रहे हैं जब तक कि हम अच्छा से आउटपुट देख नहीं लिए। तो कभी भी ये याद नहीं किया है कि गेट ch को प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए करते हैं। हम लोग इसको लॉजिकल यूज करते हैं
कि इसको होल्ड कराए रखो और बाकी ऊपर वाला आउटपुट आप देख लो, है ना। और फिर आप इसमें हम लोग कोई भी कहते हैं ना कि कोई भी कीबोर्ड की प्रेस करो तो प्रोग्राम फिर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग कोड में आ जाएगा, कोड विंडो पर आ जाएगा। तो कोड विंडो पर नहीं आता, प्रोग्राम खत्म हुआ, वो इनपुट लिए हम लोग कोई भी की, वो किसमें इनपुट गया, गेट सीएच में, और वो वहां पर गेट सीएच में गया और फिर खत्म हो गया, फिर रुका कहां, रुकता तो है नहीं। यहां पर देखिए मैं आपको इसको रन करा रहा हूं, कंपाइल किया, ऑब्वियसली आपको एक एरर देगा। क्या एरर देगा, तो इसके लिए हम लोग हेडर फाइल यूज करते हैं, क्या, conio.h। तो कोनियो तो यहां होगा, conio.h, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा, ठीक है, कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा, आउटपुट आया वेलकम टू सीपीपी, पहला वाला आउटपुट है, CLR SCR करेंगे, वेलकम टू सीपीपी। सी आउट के बाद प्रोग्राम के कंपाइलर को क्या मिला, प्रोग्राम पढ़े है ना, सी आउट के बाद प्रोग्राम को कंपाइलर को क्या मिला, यहां देखो स्क्रीन पर, मेरे चेहरे पर मत देखो, क्या मिला, गेट सीएच। क्या मिला, आप ये जानते हो ना कि प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चलता है, पढ़े हुए हो आप, प्रोग्राम चलता है टॉप टू बॉटम, हर एक लाइन एग्जीक्यूट करता है और हर एक लाइन का क्या काम है उसके अनुसार रिजल्ट करता है। तो आप यहां पर जाएंगे, एक तो मैं यूज कर रहा हूं CLR SCR, क्या यूज कर रहा हूं, CLR SCR, ये भी यूज करते थे ना, है ना। तो इसका क्या यूज होता था बताइए, स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं, प्रीवियस आउटपुट को क्या कर देना, ठीक है। अब आप बताओ कि जब रन करेंगे प्रोग्राम को तो सबसे पहले तो यहीं पर मैं समझा रहा हूं, जब इसको कंपाइल करेंगे तो ओएस सबसे पहले किसको इन्वोक करेगा, ये सब चीज जानेंगे ना, किसको इन्वोक करेगा, नहीं मेन हेडर फाइल को, नहीं यार, हेडर फाइल प्री प्रोसेसर होता है, पहले से ही प्रोसेस्ड हुआ रहता है। कोई भी सी में, C++ में, कोई भी लैंग्वेज में मेन तो होता ही है, लेकिन C और C++ में जब प्रोग्राम रन करता है तो सीधे कंपाइलर कह लो या फिर लिंकर कह लो, ओएस कह लो, मेन खोजता है, किसको खोजता है, मेन। क्योंकि मेरा प्रोग्राम का जितना भी कोडिंग होता है सब किसका पार्ट होता है, मेन का। किसका पार्ट होता है, क्योंकि प्रोग्राम का कोडिंग मेन से शुरू होता है और तब तक मेन बंद नहीं होता है जब तक कि मेरा सारा कोडिंग खत्म। तो कंपाइलर किसको इन्वोक करता है, मेन को, ठीक है ना, मेन को इन्वोक करेगा, मेन के बॉडी में एंट्री करेगा, पहले CLR SCR करेगा, सी आउट करेगा, गेट CH करेगा, यही करेगा ना, ये तो बच्चे वाली बात है। और जो जिसका काम होगा उसके अनुसार क्या होगा, एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब समझ गए, अब मैं चलता हूं, आइए, ठीक है। क्या क्यों आई थी, लेट से क्यों आई, अच्छा चलो ठीक है, हाँ टर्बो करिए। अब इसको हम लोग करेंगे, रन करेंगे, क्या करेंगे, रन करेंगे तो सबसे पहले क्या मिला, CLR SCR क्लियर स्क्रीन किया, उसके बाद क्या मिला, वेलकम टू सीपीपी, उसके बाद क्या मिला, क्या कर रहा है वो, इनपुट का वेट कर रहा है, और तब तक हम इनपुट नहीं देंगे जब तक कि हम लोग अपना आउटपुट देख नहीं लेंगे। तो ये लॉजिकली हम लोग उसको यूज करते हैं। अब हम लोग कोई की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वापस, तो वैसे भी पहले भी वापस आता था और अभी तो रोके हुए हम लोग कोई की प्रेस किए, के वापस आ गया, ठीक है। और के किसमें गया, गेट सीएच, और उसका हम लोग को यूज नहीं किए, हम लोग अपने लॉजिक के हिसाब से यूज करें। तो दैट इज द मेन प्रोसेस, ये होता है मेन प्रोसेस। क्या, कुछ नहीं, हम लोग अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। आगे आप स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो शायद आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, क्लासेस नहीं किया होगा, गेट सीएच से भी स्ट्रिंग इनपुट लेके प्रोग्राम बनता है ना, गेट सीएच, गेट सीएचई, गेट कैर, गेट फुटेज तो फाइल हैंडलिंग में आ गया, गेट सीएच, गेट सीएचई, गेट कैर वो स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए होता है, ठीक है। गेटेस पूरा स्ट्रिंग इनपुट, तो ये सब स्ट्रिंग प्रोग्राम में होता है यूज, ठीक है। आप समझ गए, तो ये एक हो गया आपको क्या, C++ का, ठीक है। अब हम लोग इसमें वेरिएबल का वैल्यू कैसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो आइए आप यहां पर एक वेरिएबल ले लो, int a = 10। प्रिंट कराने से पहले जब भी आपको मैसेज प्रिंट कराना हो
तो आप पहले से तय कर लें कि हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए। तो मेरा आउटपुट ऐसे प्रिंट करना चाहिए, आप पहले से तय कर लें, वैल्यू इक्वल्स टू 10, है ना। अब यहां पर ध्यान देना है कि कौन यहां पर मैसेज है और कौन यहां पर वेरिएबल है। तो इसमें कहां तक मैसेज है, वैल्यू इक्वल्स टू और 10 क्या है, तो जो मैसेज होता है उसको कहां लिखेंगे, डबल कोट में, और जो मैसेज नहीं होगा वो क्या लिखेंगे, वेरिएबल उसका यूज करेंगे, है ना, पहले से पढ़े है ना। तो आप आइए, आप कैसे यहां पर लिखेंगे, सी आउट, यही आउटपुट आना चाहिए, डबल कोट इंसर्टर, डबल कोट, एक ऐसे लिखेंगे यार, वैल्यू इक्वल्स टू दैट इज ए मैसेज, ये क्या है, फिक्स है। उसके बाद क्या यूज करना है, इंसर्टेड। परसेंट डी कहां चल गया बाबू, सिंटेक्स अभी बताएं इसमें, परसेंट डी पे मत जाओ, है ना, स्विच करो यहाँ पर, सिंटेक्स अभी बताया ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए, नो फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस, नो परसेंट डी, परसेंट ए, परसेंट सी, परसेंट जी, परसेंट डी, परसेंटेज, कुछ नहीं है। क्लियर है, समझ गए। तो ये हो गया आपको। तो अभी हमने क्या बताया कि या तो हम लोग सी आउट के तुरंत बाद इंसर्टर यूज करते हैं और बीच में भी इंसर्टर यूज करते हैं। बीच में कब इंसर्टर यूज करते हैं, जब जब हमको क्या करना है, मोड चेंज करना है। मोड चेंज करने का मतलब कि पहले हमने लिया स्ट्रिंग मैसेज, और मैसेज के बाद फिर क्या ले रहे हैं, वेरिएबल। तो ये हो गया स्ट्रिंग, और ये क्या है, किस तरह के, इंटीजर। तो स्ट्रिंग के बाद हम लोग इंटीजर प्रिंट करा रहे हैं, तो बीच में क्या देंगे, इंसर्टर। जब जब मोड चेंज करेंगे क्या देंगे, इंसर्टर दे देंगे। कंपाइल, एक चीज इसमें कर रहे हैं, लाइन चेंज। तो लाइन चेंज करने के लिए आप लोग क्या यूज करते थे, बैकस्लैश एन, और बैकस्लैश एन हमेशा डबल कोट के अंदर होता है। तो या तो आप यहां पर बैकस्लैश एन यूज कर दो, फर्स्ट पहले लाइन के लास्ट में, या दूसरी लाइन के फर्स्ट में, तो ये आप जानते हो। अब मैं इसको रन करूंगा डायरेक्ट, आ गया, जैसा हमने मैसेज प्रिंट किया था हूबहू ऐसा मैसेज आया। तो आप मैसेज प्रिंट करते समय सोच लें। क्लियर है। अब आते हैं फिर से, अब आपके पास है दो वैल्यू, इंट ए कॉमा बी इक्वल्स टू 20। मैसेज मैं दे रहा हूं और आपको खुद बोलना है कि मैं क्या लिखूंगा। यहां पर मैं मैसेज का यूज कर रहा हूं। इसमें बहुत बड़ा रीजन है ना कि कुछ देर के बाद माउस काम करना भी बंद हो जाता है, इसलिए कैसे तुम लोग पूरा सी प्रोग्राम इसी पर कर लिया, दिक्कत होता था ना, तो कोड ब्लॉक पर कर लेते। ठीक है, कोड ब्लॉक बताएंगे, थोड़ा बहुत चेंजिंग करना पड़ेगा कोड ब्लॉक में, अच्छा हो जाएगा, मेरे से ले लेना। चलिए देखिए, मैसेज क्या आपको प्रिंट करना है, जैसे कह रहे हैं वैसे प्रिंट करना है। फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 10 एंड सेकेंड वैल्यू इक्वल टू 20। ये मैसेज हूबहू आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आएंगे और एंटर मारेंगे, सी आउट। कहां कहां आपको देखना है ये ध्यान देना है। ठीक है, लाइन यहां पर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, आइए, फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू, ये क्या है, मैसेज। ठीक है, तो मैसेज को हम लोग कहां लिखेंगे, डबल कोट में। तो डबल कोट है ही, फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू, उसके बाद इंसर्टर, क्या हो जाएगा, ए, वैल्यू 10 है, उसके बाद फिर इंसर्टर, क्योंकि फिर से मैसेज है कहां तक, एंड सेकेंड वैल्यू इक्वल टू, दैट इज ए फिक्स। और वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, ए की वैल्यू 20 है तो 20, ए की वैल्यू 55 है तो 55। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एंड, लेकिन एंड के पहले क्या है, स्पेस है, तो यहां पर क्या देंगे, स्पेस, एंड सेकेंड वैल्यू इक्वल्स टू इंसर्टर, और क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए कि इंसर्टर का कैसे यूज होगा। ठीक है, यस सर। और इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये पार्ट नहीं है कोडिंग का, और इसको मैं रन करा रहा हूं। अब ये इसका बड़ा प्रॉब्लम है। अब कंट्रोल F, तो इसको तुरंत हम स्विच कर रहे हैं, कंट्रोल
F9 किधर है ये, शिफ्ट ये भी प्रेस करना पड़ेगा, फंक्शन भी ना मेरा खराब हो गया। देखो तो F9 कौन सा है की इसमें, वाकई खराब हो गया, तुमको भी ये दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा ये सब, ये है ना। चलो रन कर गया, एक के पहले स्पेस इसलिए दिया ना, थोड़ा सा स्पेस दे दिया, ठीक है। तो आप जब भी आउटपुट देना प्रोग्राम का, तो पहले से आप तय कर लें कि हमको क्या देना है। अगर नहीं समझ में आया तो कॉपी पर लिख ले, और ज्यादा एक्सपर्ट है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इस तरह से करेंगे। अच्छा मैं एक चीज और बता रहा हूं कि यहाँ पर तो ये समझ रहे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर आ रहा था, स्पेस नहीं आएगा। मैं ये बता रहा हूं कि हमने बताया कि या तो लाइन के लास्ट में \n यूज करेंगे या नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट में। तो हम लोग फर्स्ट में क्यों करें, हम लोग अगर चाहते हैं यहाँ यूज करना तो हम कहाँ यूज करें, इक्वल टू के बाद करेंगे तो वैल्यू बराबर 10 नीचे चला जाएगा। ए के बाद सर, इसके बाद ए के सर, ए के बाद, लेकिन ए के बाद \n हमेशा डबल कोट में होता है, यानी कि ए इज इंटीजर, इंटीजर के बाद फिर स्ट्रिंग आ रहा है। वैल्यू के पहले देंगे तो इसके बाद पर इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा। तो आप इंसर्टर और डबल कोट \n, समझ गए। अब ये रन कर जाएगा, कंट्रोल F9, क्लियर है। तो ये समझ गए हैं, ये हो गया आपको आउटपुट Cout फंक्शन। लेकिन अब हम स्विच कर रहे हैं यहां से सीधे आपको कोड ब्लॉक में, क्योंकि ये बहुत इरिटेट करेगा। और कुछ नहीं है कोड ब्लॉक में, सिर्फ आप देखिए कोड ब्लॉक क्या है कि हमने बताया था कि C और C++ हम लोग का एज पर सिलेबस हम लोग C99 को फॉलो करते हैं, और C++ को भी हम लोग जो पहले के टर्म्स है उसी को फॉलो करते हैं। यानी कि जो चीजें इनहांस हुई वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम लोग उसके लिए जावा पर स्विच कर जाते हैं। किस पे स्विच कर जाते हैं? तो नया वाला जो कंपाइलर बना है वो नए वाले के फैसिलिटी के अनुसार बना है। किसके फैसिलिटी के अनुसार? नए वाले। तो अब आते हैं इसी प्रोग्राम को हम लोग नए वाले कंपाइलर पर एग्जीक्यूट कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो फिर देखना तो उसको उतार लेना, है ना। अब ये एग्जिट भी होना कैसे होता है, कंट्रोल, इसमें तो कंट्रोल एस नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, कट पेस्ट भी नहीं है, सब अलग अलग काम कर दें। हो गया, सेव करना है, क्या हो गया, Alt X, और इसको नो कर दे रहे हैं ना, नहीं सेव। चलिए, तो अब इससे हम लोग निकलते हैं कोड ब्लॉक में। तो सारे लोग कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर लीजिएगा, नहीं इंस्टॉल होगा तो एक को पेन ड्राइव में दे देंगे, उससे आप लेकर कर लीजिएगा। तो मेरे पास कोड ब्लॉक है, किधर है, कहीं दिख रहा है कोड ब्लॉक, ये देखिए, ठीक है, कोड ब्लॉक लेटेस्ट वर्जन भी और मिल जाएगा, है ना, इससे भी लेटेस्ट मिल जाएगा। क्या मैकबुक पे तो हम यूज नहीं किए हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर तुमको कोई फिल्म देखना होगा ला के ना, तुम कैसो लैपटॉप में चला लोगे, लेकिन इसके लिए तुम वीडियो नहीं देखोगे कि मैकबुक में हाउ टू ओपन कोड ब्लॉक इन मैकबुक, 1000 वीडियो मिल जाएगा। मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, कर लोगे ना, हो जाएगा ना। मूवी कहीं से लाए और चलाने के लिए कह दे तो कैसे चला लोगे ना, कि ये कैसे होगा वो क्या, मोबाइल में कुछ नहीं पता चलोगे तो पूछते हो सर फेसबुक में फोटो नहीं भेजा रहा है कैसे भेजे, क्योंकि तो तुम कर लो, तो वो कर लेना। मैकबुक मैं भी यूज नहीं किया हूँ, कुछ ना कुछ प्रोविजन होगा, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पर आपको इस तरह खुलेगा, ठीक है। शुरुआत में जब इंस्टॉल कीजिएगा तब आपको पूछेगा C++, इसके अलावा भी इसमें और भी कोडिंग होता है, लेकिन हम लोग इसको यूज करेंगे C और C++ के लिए, ठीक है। फाइल में जाएंगे या फिर फाइल के लिए शॉर्टकट न्यू जाएंगे, न्यू में आपको क्या करना है, एम्प्टी फाइल, ठीक है। या फिर अगर चाहें तो ये शॉर्टकट आइकॉन्स है, यहाँ से भी न्यू फाइल, और इसमें किस में जाना है, एम्प्टी फाइल। ये आपको आ गया, थोड़ा सा हम यहीं से बड़ा कर देते हैं आपको, कंट्रोल+ से आपको स्क्रीन क्या होगा, साइज बड़ा होगा। सबसे पहले यहां पर देना है हेडर फाइल, यहां पर कोई स्क्रीन होल्ड नहीं करना है,
यहां पर आपको रन करेगा और आपको स्क्रीन आएगा। जब तक कि आप स्क्रीन को कट नहीं करेंगे तब तक आपको स्क्रीन कट नहीं होगा, क्योंकि वो डॉस मोड है और डॉस मोड होता है CUI बेस्ड। सब कुछ आपको किससे करना है? कीबोर्ड से। तो ये तो आपको GUI बेस्ड है, तो यहाँ पर आपको कोई यानी गेट CS तो भूल जाइए। और जब गेट CS नहीं पढ़ेंगे तो पोनियो भी नहीं पढ़ना है। यहाँ CLR SCR भी यूज नहीं होगा, ये प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट को देता ही नहीं है, ये करंट का देता है। तो CLR SCR भी यहाँ यूज नहीं होगा, और CLR SCR यूज कीजिएगा भी तो ये गलत मानेगा। यानी कि कोड ब्लॉक के कंपाइलर में CLR SCR का कोई डेफिनेशन नहीं है, और जब वो यूज नहीं करेंगे तो ponyo.h हेडर फाइल भी यूज नहीं करना है। तो अब आएंगे हैश इंक्लूड। अब एक चीज आप क्या कर दो ना कि प्रोग्राम को सेव कर लो। पहले सेव इसलिए कर लो कि ये जो आपका आईडी है, इसको क्या बोलते हैं? आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर किसी भी प्रोग्राम्स का कोडिंग को हम लोग राइट, एग्जीक्यूट, रन करा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो IDE है, तो ये एक C और C++ के IDE तो नहीं है। तो आप इसको C और C++ जैसा IDE क्या करें, व्यवहार करें, उस तरह के फोकस करें। तो इसके लिए आप इसको सेव कर लो पहले, सेव फाइल, और आप एकदम देखिए GUI मोड जैसा है, अपने फोल्डर में आप सेव कर ले। तो मैं फोल्डर बनाया हूं, न्यू नाम का फोल्डर, यहां पर सेव कर लेता हूं, और यहां पर नाम दे देते हैं check.cpp। अब देखिए कलर यहां चेंज हो जाएगा, ये देखिए चेंज हो गया, यानी कि अब ये C++ जैसा IDE क्या करेगा? बिहेव करेगा। क्लियर है? तो सेव करके ही आप लिखे तो ज्यादा बेहतर हो गया। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम .h नहीं लिखना है। नया वाला जो C++ आया है उसमें IO स्ट्रीम से .h क्या किया है? हटा दिया है। तो सिर्फ क्या लिखना है? IO स्ट्रीम, सिर्फ IO स्ट्रीम में, बाकी सब में मिलेगा जो C++ का उसका। अब कहिएगा स्ट्रिंग .h में भी हटा देंगे, तो स्ट्रिंग .h C++ में नहीं है। स्ट्रिंग .h किसमें आपने पढ़ा है? C में भी पढ़ा है। तो C++ की हम बात कर रहे हैं, और IO स्ट्रीम सिर्फ किसमें पढ़ रहे हैं आप? C++ में। तो यहां पर .h नहीं यूज होगा। अब आते हैं, यहां पर आपको मेन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मेन बेसिकली है क्या? फंक्शन है, यूजर डिफाइंड है कि प्री डिफाइंड है? यूजर डिफाइंड है, क्योंकि बॉडी कौन बनाता है? प्री डिफाइंड मतलब क्या कि पहले से बना हुआ है, उसका बॉडी हम नहीं बताएंगे, यूज करेंगे। लेकिन मेन का बॉडी कौन बनाता है? यूजर। क्या? तो अब बताइए कि फंक्शन आपने पढ़ा होगा, तो फंक्शन के पहले आप क्या क्या यूज करते थे? दो तरह के फंक्शन होते हैं, रिटर्न टाइप, नॉट रिटर्न टाइप। तो किसी फंक्शन के पहले हम लोग वॉइड भी यूज करते हैं, किसी फंक्शन के पहले हम लोग कोई डेटा टाइप भी यूज करते हैं। तो वॉइड यूज करना मतलब रिटर्न टाइप की नॉट रिटर्न टाइप? वॉइड मतलब नॉट रिटर्न टाइप, नथिंग टू बी रिटर्न्ड। क्लियर है? और या तो हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं इंट, तब उसमें रिटर्न हम लोग को क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। तो ये तो आप पढ़े हुए होंगे। तो म्यूट करो पहले जी, म्यूट करो, ध्यान से सुनो। कर्बो में समीर आलम म्यूट करो, फिर अगले क्लास कोई भी नहीं करने देंगे तुमको। या तो म्यूट करो एकदम से, पार्क में बैठ के क्या करो। चलिए, तो यहां पर मेन जो होता है कोड ब्लॉक में, वो रिटर्न टाइप होता है। क्या होता है? तो इंट लगाइए। इंट में क्या लिखना है? इंट। अब इंटर मारिए, एक डबल दीजिएगा, दो अपने आप बना देगा। इसको क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। वो समझ रहा है कि करली ब्रेस ओपन किया तो क्लोज करेगा, तो बना दिया। अब यहां पर लिखना है सी आउट, बाकी सब वैसे ही होगा। वेलकम टू CPP, सेमीकोलन, नो गेट CH, नो CLR SCR। क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा कि जब आपने पढ़ा होगा कि रिटर्न टाइप फंक्शन में हमेशा रिटर्न कीवर्ड लास्ट में यूज करते हैं, तो यहाँ गेट CS तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज यूज करना है, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो। क्लियर है?
चलिए अब इसको कंट्रोल से सेव कर दिए, बाकी जो बचा हुआ। लेकिन एक चीज और, इसको थोड़ा एक्सप्लेन हम करेंगे आगे भी, एक्सप्लेनेशन इसको। एक चीज और यहाँ पर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, न्यू जो फीचर है C++ में, क्योंकि कोड ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग यूज, तो कुछ न्यू C++ वाला फीचर वाला हमको डालना पड़ेगा, भले ही नहीं पढ़ना है। यहाँ पर एक टर्म हम लोग लिखते हैं, चूंकि वो क्या करेगा कि अगर आप रन कराएंगे, पहले तो मैं रन कराता हूं, देखिए एरर देगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं कि 3 पार्ट आपको दिया हुआ है। पहले आप करेंगे बिल्ड, कोडिंग जाके कंपाइल में बिल्ड होगा, यहाँ तो बिल्ड कर लिया मतलब बना लिया है, फिर अब जब लो लेवल लैंग्वेज में चेंज होगा तो वहां बिल्ड होगा कोडिंग। बिल्ड करने के बाद यहाँ पर क्या है, रन। 2 चीज है, पहले बिल्ड करो फिर रन करो, नहीं तो दोनों काम के लिए एक चीज है, बिल्ड और रन एक साथ होगा, तो यही हम लोग यूज करेंगे। तो पहले आप बिल्ड कर लो, यहाँ पर आपको एरर होगा तो बताएगा, यहाँ पर एरर दे रहा है, सी आउट वाज नॉट फाउंड डिक्लेयर इन दिस स्कोप। सी आउट नहीं है इस स्कोप के अंदर आईओ स्ट्रीम। अब क्या है कि सी आउट के लिए और सीन के लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन, ये यूज करते हैं। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड, बिल्ड मतलब वो कंपाइल कर रहे हैं, बिल्ड, ठीक है, बिल्ड हो गया, नो एरर। उसके बाद क्या करेंगे, आउटपुट दे दिया, वेलकम टू C++। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? बाकी आप सेम काम, तो हम लोग इस कंपाइलर को फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इस कंपाइलर में ये हो गया है कि एरे मेमोरी वेस्टेज किया होगा, आप पढ़े होंगे, इसमें एरे मेमोरी वेस्टेज कराना छोड़ दिया, तो बहुत कंफ्यूजन है थोड़ा कंपाइलर को लेके। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, कोई दिक्कत इसमें? अब इसका क्या है, थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा तक क्लैरिटी तो नहीं मिलेगा। अब क्या होता है ना कि सी आउट, यहां पर जो भी चीजें हैं, उप्स जो है वो उप्स बेस्ड है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड। होता क्या है कि अभी क्लियरिटी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो हमने पूरी तरह पढ़ा नहीं है, उसको आगे हमको पढ़ना है। तो यहां पर क्लास होता है और उस क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं मानूं कि BSCIT सेकेंड ईयर इज द क्लास एंड यू ऑल आर ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लास पहले हम लोग बनाएंगे कि पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ये मतलब कि हम लोग पैदा पहले लिए होंगे, वो वहां स्टूडेंट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, आप वहां तो दूसरा चीज है, सन है, डॉटर है, कुछ अलग है। तो पहले हम क्लास बना देंगे, तब ना हम पहले क्लास तैयार कर दिए, तब ना हम क्या क्या करना है, कैसे पढ़ाएंगे, क्लास का फीचर बना दिए, ये होगा, तब ना उधर से ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट फिर लेंगे। क्लियर है? तो यहां पर क्या होता है कि सी आउट एक क्लास है, ऑब्जेक्ट है, और वो होता है एसटीडी क्लास के अंदर। किसके क्लास के अंदर है? एसटीडी क्लास के अंदर, ठीक है। और जितना भी C++ का न्यू फीचर प्री डिफाइंड है, वो सारे का डिक्लेरेशन नेम स्पेस के अंदर है। किसके अंदर है? नेम स्पेस के अंदर है। तो बताना पड़ेगा कि नेम स्पेस के अंदर एसटीडी है, स्टैंडर्ड है ना, और उसका हम लोग सी आउट और सी इन यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अभी तक के लिए आपको इतना जानना है, फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी होगा। अब कभी जब थोड़ा सा और इसको एलोब्रेट करें तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई ये भी कहता है कि जब क्लास है एसटीडी, नहीं बाद में, एसटीडी क्लास है और सी आउट ऑब्जेक्ट है, तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं, आगे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट बताएंगे, तो क्लास के फीचर को, ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं। अब ना तो आपको ये पता चलेगा, ये सब ऑपरेटर आगे पढ़ना है, इसको कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, तो अभी बता भी देंगे तो समझ में नहीं आएगा, आगे पढ़ना है तो ऐसे यूज करते हैं, ऐसे भी यूज करेंगे तो भी आपका रन कर जाएगा। आप देखिए रन कर गया। दैट मीन्स होता है क्या है कि दैट इज ए क्लास एंड दैट इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो आपको बताना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप जितनी बार सी आउट यूज कीजिएगा उतनी बार ये आपको लिखना पड़ेगा, जितनी बार सी, तो ये है फिजिबल बार बार लिखना, तो आप एक ही बार कर देंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यानी एसटीडी क्लास के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट है सब इस प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाओ,
तो सारा अवेलेबल हो गया सी आउट और सी इन। हम लोग सी आउट और सी इन की यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये इसका बेसिक हो गया। तो सर वहां से एसटीडी हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा? अब ये लिखेंगे तब ना हटाएंगे बाबू, अब हटा देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब आप इसी को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? इसी को फॉलो करेंगे। क्लियर है? बस, और इसमें कुछ नहीं है। समझ गया? थोड़ा सा और इलोबरेट करें, बता ही देते जो बता रहे, क्योंकि आपको पढ़ा लिखा है तो उतना तो समझ में आएगा ही, पढ़े हैं पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और क्या है कि अगर कभी जब भी हम लोग फंक्शन आपने पढ़ा होगा, किसी फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो किस टाइप का होता है? ना इंट, ना वॉइड, ना फ्लोट, कुछ भी नहीं, खाली अगर मेन लिखें तो। ऐसी हवा में मत बोल दो। कोई बता सकता है ऑनलाइन जुड़े हुए? इंट होता है। क्या होता है? इंट होता है। आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया होगा। जैसे आप इंट सम लिखें, है ना, और खाली सम लिखें, बोथ आर सेम। अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है? इंट लेता है। ये सी का ही बात है ना। तो यहां पर हम लोग वो चीज कर सकते हैं। इंट मेन होता है, नहीं भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मेन ही होगा। तो कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन आपको बुक में लिखा रहेगा, नेट पर देखेंगे तो समझ जाए कि मेन लिखा हुआ है, यानी कि इसके पहले इंट छुपा हुआ है। आप इसको भी रन कर लें। क्लियर है? कोई दिक्कत? और बता दें शॉर्टकट इसका, रिटर्न इज ऑल्सो ऑप्शनल पार्ट। रिटर्न क्या होता है? जब मेन यूज कर रहे हैं तो ऑप्शनल पार्ट है, यानी रिटर्न दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं मेन के केस में। बाकी अपना फंक्शन में देना जरूरी है। देखिए इतना शॉर्टकट हो गया, है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया। तो ये मेरे ऊपर है कि कभी मैं इंट मेन भी यूज करूंगा, आदत है मेरा इंट मेन लिखने के लिए, इंट मेन भी लिख देंगे, कभी मेन भी आ जाएगा तो आप समझ जाए कि मेन है लेकिन उसमें इंट छुपा हुआ है। क्लियर है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई टाइप नहीं रहता है तो वो क्या होता है? इंट टाइप का होता है। रिटर्न आप कर सकते हैं, रिटर्न 0 नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर रिटर्न 0 नहीं भी, अगर रिटर्न भी लिख देंगे तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न 0 ही करता है। और ये C++ की बात नहीं है, ये आपको C के ही बात है फंक्शन की। रिटर्न 0 लिखें या खाली रिटर्न लिखे, बोथ आर सेम। ओके, तो ये है आपका। तो ये आपका हो गया सी आउट फंक्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है आपको सी इन फंक्शन, इनपुट आउटपुट में। सी इन फंक्शन, पहले तो ये बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी आउट। इसमें लिखा हुआ नहीं, मैं बता देता हूं। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। सी आउट का मतलब क्या होता है? ये रखो ना, कंसोल आउटपुट। और सी इन का मतलब कंसोल इनपुट। कोनियो डॉटेज का भी होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, होता है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंसोल? कर्सर कंसोल होता है। कंसोल डिवाइस किसको कहते हैं? कंसोल डिवाइस कहने का मतलब होता है कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, ऑल आर कॉल्ड कंसोल डिवाइस। तो हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं और कीबोर्ड से स्क्रीन पर आउटपुट। वैसे कर्सर कहेगा तो कर्सर तो फाइल हैंडलिंग में भी होता है, तो फाइल हैंडलिंग में सी इन सी आउट का यूज नहीं करते इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, तो कंसोल मतलब होता है कि अब लोग सी इन से कीबोर्ड से इनपुट लेंगे और आउटपुट कहाँ देंगे, कहाँ देखेंगे? स्क्रीन पर, है ना। तो ये हो गया कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट। तो अब आइए कंसोल इनपुट में सिंटेक्स समझ लीजिए। सिंटेक्स हो गया इसका, क्या यूज होता है इसमें, कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? एक्सट्रैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो मैं इसका सिंटेक्स लिख दे रहा हूं, सिंटेक्स नहीं लिखना है, लिखा हुआ है, आप यहां पर करें कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी और सी इन। और यहां पर तो मैसेज हम लोग देते नहीं है, सिर्फ किसका यूज करते हैं? वेरिएबल का। और कोई आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, जितना वेरिएबल होगा उतना आप देंगे और सारे के बीच में हम लोग यूज करेंगे
क्या एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है। तो ये हो गया var1 एक्सट्रैक्ट var2 एक्सट्रैक्ट var3, ठीक है, सो ऑन। ये सिंटेक्स हो गया, आसान है काफी, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर देंगे वेरिएबल ले लेंगे इंट a और सी इन क्या करेंगे a। उसके ऊपर आप मैसेज दे दीजिएगा कि आपको इंटर एनी नंबर सी आउट में दे देंगे, तो मैं समझा दूंगा यहाँ पर सी इन a, ठीक है। रन करेंगे प्रोग्राम को, बिल्ड एंड रन। यूजर का वेट कर रहा है ना कंपाइलर, क्योंकि पहले ही क्या मिल गया, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन यूजर का वेट कर रहा है। हमने लिया 10 किस में स्टोर हुआ, ए में। वेलकम टू सीपीपी। हालांकि 10 को आप प्रिंट भी करा सकते थे, हो गया। तो ये हो गया आपको इनपुट फंक्शन, क्लियर है। तो इतना ही तक हम छोड़ते हैं। और कुछ पूछना है किसी को? सर रिटर्न 0 किस लिए लिखते हैं? रिटर्न 0 हम लोग लिखते हैं फंक्शन जब रिटर्न टाइप का होता है। आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन रिटर्न टाइप का होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। यस सर। तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट फिर वो रिटर्न करके वैल्यू किसको देता है, कॉलिंग फंक्शन को। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो रिटर्न करके वो कॉलिंग फंक्शन को देगा। लेकिन यहां पर जो हम फंक्शन बना रहे हैं वो रिटर्न करके वैल्यू किसको देगा, ये फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, मेन को हम कॉल कर रहे हैं या कंपाइलर कौन कर, ये ओएस कॉल कर रहा है, ओएस कॉल कर रहा है। तो हम लोग रिटर्न तो कुछ करवाना नहीं है, हम लोग को रिटर्न कहां करवा रहे हैं, हम लोग अपने आउटपुट को सीधे स्क्रीन पर भेज दे रहे हैं। रिटर्न करके कुछ ओएस को देना ही नहीं है। तो ओएस को नहीं देना है और रिटर्न स्टेटमेंट हमको लिखना है, तो ओएस को एक मार्केबल वैल्यू क्या दे देते हैं, 0, मतलब नथिंग वैल्यू, आपको कुछ उसका यूज नहीं है। तो दैट इज द प्रोसेस कि रिटर्न टाइप हम लोग यूज करते हैं तो उसको रिटर्न करा देते हैं 0। बाकी क्योंकि हमने ये वेलकम टू C++ उसके पास नहीं ना भेजना है, हमको तो ये इसको स्क्रीन पर भेजना है, उसके पास भेजेंगे तो हम आउटपुट कैसे देखेंगे। तो लास्ट में हम लोग उसको रिटर्न क्या करा देते हैं, 0 करा देते हैं। क्योंकि आप फंक्शन में पढ़े होंगे कि रिटर्न कीवर्ड से यूज करके हमको देता है कॉलिंग फंक्शन, रिटर्न कॉल्ड फंक्शन रिटर्न करके वैल्यू कॉलिंग फंक्शन को देता है। तो हमको वैल्यू का उसका कुछ काम है नहीं, है ना, तो हम उसको 0 दे देते हैं और बाकी अपने मैसेज को सीधे स्क्रीन पर भेज देते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, std क्लास के अंदर सी इन और सी आउट की डिफिनीशन है। थोड़ा सा क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अभी तो मानना पड़ेगा ना। क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझाएंगे कैसे क्लास बनाया जाता है, क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी आपको ध्यान जब तक कि वहां पर एलोबरेट हो, std क्लास के अंदर क्या है, सी इन और सी आउट की क्या है, डेफिनेशन है। और जब हम लोग सी इन और सी आउट का यूज करेंगे तब std उसका क्लास के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तभी यूज करते हैं उसमें जब उसको बताना पड़ता है कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है ना। तो इसको बताने के लिए हम लोग लिखते हैं std। या तो आपके पास तरीका है कि सारे के पास लिखेंगे std सी इन std सी आउट हर बार। अब उसके बाद ये भी पता करके स्कोप रिजोल्यूशन क्यों निकाल लगाते हैं, तो ये आपको सब बताया जाएगा अभी। तो ये हम लोग बार बार ना लिखना पड़ेगा, इसी तरह लिखे यूजिंग नेम स्पेस std, और नेम स्पेस के अंदर ही सारे इसका क्लासेज है, उसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो नेम स्पेस के अंदर std और std के अंदर सी इन और सी आउट है। क्लियर है? तो इतना चीज है, अब इसको आपको बार बार यूज करना होगा, ठीक है। किसको नहीं, यूजिंग नेम स्पेस std हमेशा हेडर फाइल के बाद होना चाहिए। कोई भी सी और C++ प्रोग्राम में पहला लाइन क्या होना चाहिए, हेडर फाइल, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद ही कुछ चीजें होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए